आज 9 अगस्त इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी अधिकार दिवस जो यूनाइटेड नेशंस ने संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो डिक्लेयर किया है। सर्वप्रथम इसकी मैं सभी आदिवासी मूल निवासी भाइयों को बहनों को मंगल कामनाएं देता हूं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डिकेड जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो डिक्लेयर किया। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया ने 1957 में ILO कन्वेंशन ऑन ट्राइबल पीपल एंड इंडिजिनियस पीपल के ऊपर में 107th कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो है साइन किया है इंडियन स्टेट ने। लेकिन 1989 के आते आते जो 169th कन्वेंशन है ILO का ऑन ट्राइबल पीपल एंड इंडिजिनियस पीपल, उसको साइन करने से इंडियन स्टेट ने नकार दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 1994 में पहला यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन हुआ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल का, और उसके बाद 2007 में फिर यूनाइटेड नेशंस ने सेकेंड डिक्लेरेशन किया है कि दुनिया भर के जो आदिवासी लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, जो इंडिजिनियस पीपल्स है, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, उनके सोशल राइट्स क्या होने चाहिए, कल्चरल राइट्स क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स क्या होने चाहिए, कम्युनिटी राइट्स क्या होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो भारत का जहां तक सवाल है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जिसने ट्राइबल्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जिनकी आबादी देश में जो है लगभग 8% के ऊपर है आज, उनके स्पेशल प्रोटेक्शंस को सेफगार्ड किया। इस मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है दुनिया के, जिन्होंने देश के आदिवासियों के लिए, इंडिजिनियस पीपल के लिए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का स्पेशल प्रोटेक्शन का प्रावधान किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 में निहित है। अपार्ट फ्रॉम द रिजर्वेशन, मैं जो आपको बता रहा हूं, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एजुकेशन के अलावा जो स्पेशल प्रोटेक्शन है 5वीं सूची और 6वीं सूची की, उसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का जिसने आदिवासियों के राइट्स को सेफगार्ड किया। और दुनिया में उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल राइट्स को सेफगार्ड करने के बाद दुनिया के ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस है या कंट्रीज है जिन्होंने आइदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द लॉ ऑफ देयर पार्लियामेंट्स इसको सेफगार्ड किया। फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कोलंबिया है, बोलिविया है, निकारागुआ है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, या फॉर्मर जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल कनाडा है, न्यूजीलैंड है। इस तरह की जो कंट्रीज है, इन्होंने वहां के आदिवासियों के, मूल निवासियों के जो है, मैक्सिको है, उन्होंने अपने अधिकारों को जो है वो सेफगार्ड किया है। लेकिन यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने ट्राइबल राइट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा जो है वो दिया, और इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिन्होंने साइमन कमीशन के आगे देश के आदिवासियों के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए ये डिमांड की थी। 1933 में JH हटन, जिन्होंने 1931 का सेंसस किया, उनके आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने यह पोजीशन दिया कि अगर आप आदिवासियों को सिविलाइज समझते या नहीं समझते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो समझदार है इस बात को जानने के लिए कि उनके लिए क्या बेहतर है। और इसलिए अगर आप कोई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को भारत में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के राइट सेफगार्ड होने चाहिए। ये कहने वाले देश में पहले जो व्यक्ति है, पहले जो नेशनल लीडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तेज बहादुर सप्रू नहीं, या मोतीलाल नेहरू नहीं, या मोहनदास करमचंद गांधी जी नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। और संविधान सभा में जो जयपाल सिंह जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को काफी ज्यादा इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने आदिवासियों के स्पेशल प्रोटेक्शंस को 5वीं सूची और 6वीं सूची में सेफगार्ड किया। लेकिन मजे की बात यह है, या मैं ये कहूं कि इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरालिटी, कि भारत के संविधान में 5वीं सूची और 6वीं सूची का प्रोविजन होने के बावजूद
जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि आप ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को नहीं दे सकते। ट्राइबल लैंड में अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो उसमें अभी पेसा एक्ट के बाद 1996 के बाद ग्राम सभा का परमिशन होना चाहिए। भारत का बजट अगर बनता है तो आर्टिकल 275(1) में जो है वो स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए। 6 शेड्यूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल है उनको अधिकार है कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी कंपनी के अगर बिजनेस वहां होता है तो उस पर वो टैक्सेस लगा सकती है, एजुकेशन पे और अपने कल्चरल इश्यूज पर डिसीजन ले सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग टू इट कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन कैसा हो। लेकिन आज तक भारत के अंदर में 60 साल के कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद सबसे ज्यादा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का वायलेशन हुआ है। नतीजा क्या हुआ है कि ट्राइबल राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है। आज 8 करोड़ के ऊपर जो आदिवासी है उसमें का 10% आदिवासी डिस्प्लेस्ड हो चुका है। उसको उसके जल जमीन जंगल से जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है। उसके संस्कृति को वनवासीकरण कहकर या हिंदूकरण कहकर जो है उसको गैर आदिवासी बनाने की साजिश हो रही है। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र का ये जो इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे है या आईएलओ कन्वेंशन है 1957 का 107 कन्वेंशन या 169 कन्वेंशन ऑफ आईएलओ ऑन द ट्राइबल पीपल एंड इंडिजिनियस पीपल, इसके रेटिफिकेशन का जो इशू है वो बड़ा महत्वपूर्ण इशू है अपार्ट फ्रॉम द अदर इश्यूज ऑफ द ह्यूमन राइट्स। आज मेरे लिहाज से बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू टुडे एज फार एज यू सी टुडे फॉर वी द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया आर कंसर्न। आज भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक इशू क्या है? और इस लिहाज से मैं कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को हमको रेफर करने की जरूरत है, जो 1947 में 24 मार्च को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर ने टेबल किया था। व्हाट वाज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल philosophy of states and minorities? The basic constitutional philosophy of the states and minorities was कि लोगों के आर्थिक अधिकार, लोगों के सामाजिक अधिकार, लोगों के सांस्कृतिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मूलभूत अधिकार होना चाहिए। अभी आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है। अभी राइट टू फूड बिल पार्लियामेंट पास कर रहा है, उसके पहले राइट टू एजुकेशन का बिल आया, राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल आया, राइट टू वर्क जो है ये लॉ बना। ये 3-4 लॉज जो है पार्लियामेंट बना रही है। व्हाट आर दे बेसिकली? दे आर बेसिकली द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स as guaranteed by the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights 1966, जिसको भारत ने साइन किया है। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, जो 1966 को जो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है जिसको भारत ने जो है वो साइन किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि यूरोप के अंदर में या दुनिया के जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस है, 1980 के बाद के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में ह्यूमन राइट्स जो है उनके फंडामेंटल राइट का पार्ट बने हुए हैं। यानी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एनवायरमेंट, राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, ये जो सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो दुनिया के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट हुए हैं बाय द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन भारत की पोजीशन हम क्या देखते हैं कि भारत जो सरकार है या इंडियन स्टेट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंडियन स्टेट आर्टिकल 12 में क्रिएट किया, वो इंडियन स्टेट जो है वो पहली बात, 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें। एक, वो ह्यूमन राइट्स को साइन तो कर रहा है लेकिन ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, जबकि ये मैंडेटरी है। पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंड एंट्री 14 ऑफ द 7 शेड्यूल लिस्ट 1 ऑफ द यूनियन लिस्ट, इसमें पार्लियामेंट को यह राइट है कि जब इंटरनेशनल लॉ को, ह्यूमन राइट्स को हम साइन करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, या उसके ऊपर मेजर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां ह्यूमन राइट्स को एक तरफ, चाहे वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हो, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कन्वेंशन हो 66 का, या 79 का वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की बात हो, जो 60 के आसपास जो कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स के,
और उसमें से काफी कोवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस को इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है, इंडियन स्टेट ने साइन किया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना, यह सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है आज। ये पहली बात है जिसको हमें समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक आदिवासियों के, इंडिजिनियस पीपल्स के जो ये 107 या 169 आईएलओ कन्वेंशन की जो मैं बात कर रहा हूं, या यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 207 की जो मैं बात कर रहा हूं, 2007 की मैं बात कर रहा हूं, इनको भारत सरकार ये मानने से इनकार कर रही है कि भारत के अंदर में कोई भी लोग इंडिजिनियस लोग है। यानी भारत सरकार के जो ब्राह्मणिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यूनाइटेड नेशंस के आगे ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर कोई इंडिजिनियस पॉपुलेशन नहीं है, इंडिजिनियस पीपल नहीं है। यानी संक्षिप्त में कहूं तो इस देश के ब्राह्मणिकल लोगों का यह व्यू है कि भारत के जो आदिवासी है, भारत के जो डीटीएनटीज है, या भारत के जो दलित्स है, या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, वो यहाँ के जो है वो नेटिव्स जो है वो नहीं है, और भारत के तमाम लोग जो है वो नेटिव्स है। ऐसा भारत का जो है, जो ब्राह्मणिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है जो यूएन के आगे गए, उन्होंने रॉन्ग कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री का जो है वो इंटरप्रिटेशन किया है। अगर हम आदिवासियों का सोशियोलॉजिकल और कल्चरल स्टडी करते हैं तो हम एक बात पाते हैं कि एक भी आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में आज इनकॉर्पोरेट हुई है वो आर्यन रेस को बिलोंग नहीं करती, वो आर्यन लैंग्वेजेस को स्पीक नहीं करती, वो द्रविडियन लैंग्वेजेस को स्पीक करती है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? और इस देश के अंदर में अगर हम प्री वैदिक हिस्ट्री में जाते हैं, व्हाट इज द प्री वैदिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? द प्री वैदिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द नाग सिंधु सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी जो इंदुस वैली का सिविलाइजेशन था वो नाग सिंधु सिविलाइजेशन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियर लिखा है कि देयर वर ओनली टू रेसेस इन इंडिया, द नागवंशीज एंड द आर्यंस, एंड द नागवंशीज वर द प्री इनहैबिटेंट्स, और they were culturally more superior than the Aryans, and there was a conflict of thought and culture between the Nagas and the Aryans. तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस कल्चरल हिस्ट्री को सेटल किया। बाबा साहब के साथ बहुत सारा इसके ऊपर में सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है कि भारत के अंदर के दो जो रेसेस है, एक नागा रेस थी जिसको द्रविडियन भी कहा जाता है, दूसरा आर्यन रेस है। और यहाँ के जो नागास और या द्रविडियन रेस के लोग हैं वो डेफिनेटली यहां पर पहले रहने वाले लोग थे। और जहां तक आदिवासियों का सवाल है, आदिवासियों को तो डिस्टिंक्ट कल्चरल जो उनके ट्रेट्स है या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है उसके आधार पर संविधान ने जो है उनको राइट्स दिए हैं। जब भारत के संविधान ने उनको इंडिजिनियस माना है, सिर्फ इंडिजिनियस वर्ड यूज नहीं हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब उनको इंडिजिनियस माना है उसी क्राइटेरिया के तहत जहां यूनाइटेड नेशंस के वेरियस क्राइटेरिया कहते हैं कि कौन इंडिजिनियस पीपल है। दो प्रमुख चीजें इसके अंदर में, एक यूनाइटेड नेशंस की जितनी कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स के अंदर में अगर हम स्टडी करेंगे तो दो चीजों को पाएंगे कि हु आर द इंडिजिनियस पीपल, मूल निवासी कौन है। एक, जिसका कल्चर डिस्टिंक्ट है, यानी जिसकी जो संस्कृति है वो टोटली डिफरेंट है बाकी लोगों से। दूसरा, टेरिटोरियल पोजेशन, यानी वो जिस जगह पे रहता है। आज भारत का 20% जो एरिया है वहां आदिवासी आज से नहीं हजारों साल से रहते हैं। 5000 साल के ऊपर से देश के 20% ज्योग्राफिकल एरिया में आदिवासी रहते हैं, जो मैं 8% के ऊपर आदिवासियों की बात कर रहा हूं। तो डिस्टिंक्ट कल्चर एंड टेरिटोरियल पोजेशन, जिसको एंसेस्ट्रल डोमेन भी कहा जाता है, ये दो क्राइटेरिया के आधार पर, और वो कम्युनिटी क्या सेल्फ डिटरमाइन करती है कि हम इंडिजिनियस है या नहीं, इसके आधार पर इंडिजिनियस जो है वो रिकॉग्निशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो प्रदान करती है या किसी भी इंडियन स्टेट को प्रदान करना पड़ता है। अगर ये दो क्राइटेरिया को अगर मैं लगा लूं, डिस्टिंक्ट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेरिटोरियल डोमेन, अगर ये दो चीजों को, टेरिटोरियल पोजीशन या एंसेस्ट्रल डोमेन, अगर ये दो क्राइटेरिया को अगर मैं लगा लूं, और देश के आदिवासियों की अगर मैं बात करूं जो स्वयं को मूल निवासी कहते हैं, स्लोगन ही लगा इंडिया में, गर्व से कहो हम आदिवासी है, भारत के मूल निवासी है, तो आज कोई भी इंडिजिनियस पीपल्स की थ्योरी इस बात को नहीं नकार सकती कि देश के आदिवासी इंडिजिनियस नहीं है, देश के डीटीएनटी इंडिजिनियस पीपल नहीं है, या देश के दलित्स इंडिजिनियस पीपल नहीं है, या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसीज की बहुत सारी कम्युनिटीज भी इंडिजिनियस नहीं है। ऐसा कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी या सोशियोलॉजिकल स्टडी या आर्कियोलॉजिकल स्टडी इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकती। तो जब इस देश के आदिवासी इंडिजिनियस पीपल है, मूल निवासी लोग हैं, जब देश के डीटीएनटी जो है
वो भी उसमें क्लासिफाई होते हैं। देश के दलित्स को ब्रोकन ट्राइब का बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो भी जो है जब इसमें क्लासिफाई होते हैं, ओबीसी क्लासिफाई होते हैं। और जहां तक संविधान का सवाल है, जब आदिवासियों को ऑलरेडी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन संविधान ने दिया है, तो भारत सरकार का यूनाइटेड नेशंस के आगे ये जाकर कहना कि भारत के आदिवासी ये मूल निवासी नहीं है, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी का क्लासिक केस है, जो भारत के ब्राह्मणिकल जो रूलिंग कम्युनिटी के लोग हो, चाहे जिस भी पार्टी में हो, ब्राह्मणिकल जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि देश के अंदर में ह्यूमन राइट्स जो है, जो इंडिजिनियस पीपल्स का राइट्स है, वो ह्यूमन राइट है, या बाकी जो आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक अधिकार है या सामूहिक अधिकार है या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने की बात है, ये ह्यूमन राइट है, ये इस देश में प्रस्तापित हो, वो इस देश के ब्राह्मणिकल लोग नहीं चाहते। अब मजे की बात देखिए, संयुक्त राष्ट्र की कमेटी है, 2007 ने संयुक्त राष्ट्र की कमेटी जो 2 कोवेनेंट्स और कन्वेंशंस पे काम करती है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों कमिटीज ने अभी अभी हाल ही में 2007 और 8 में भारत सरकार को क्लियर रिकमेंड किया कि भारत के आदिवासी मूल निवासी है, और इसलिए भारत को आईएलओ का 169 कन्वेंशन जो है 1989 का, उसको साइन करना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस की जो कमिटीज है, जो भारत इंडियन स्टेट अकाउंटेबल है ह्यूमन राइट्स को साइन करने के बाद। ह्यूमन राइट्स कोई स्लोगन नहीं है, ये राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स लॉ है। और ह्यूमन राइट्स को साइन करने के बाद में एक्चुअली पार्लियामेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट करे, बाय लॉ जो है अमेंडमेंट करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 में, उसके ऊपर स्पेशल जो है वो लॉ जो है वो एनैक्ट करे। वो भारत का ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है 1993 का, वो ह्यूमन राइट्स को बहुत नैरोली डिफाइन करता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो पावर भी नहीं है सिविल कोर्ट का कि वो अपने पावर को एनफोर्स कर सके, केवल रिकमेंडरी बॉडी है ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू एज फार एज यू सी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया टुडे इज कंसर्न्ड इज दैट कि भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स का इनकॉर्पोरेशन फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए पार्ट 3 में। यह सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और इसी के तहत जो आदिवासियों के जो इंडिजिनियस पीपल्स के राइट है, उसको भी भारत में जो है वो इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, लॉ के माध्यम से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता, आदिवासियों के साथ जितना भी भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे उनका विस्थापन हो रहा है, चाहे वहां हथियार से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, चाहे उनकी महिलाओं को जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, या जल जमीन जंगल की जो उनके अधिकार है 5th शेड्यूल ने जो गारंटी किए उसका वायलेशन हो रहा है, ये तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन आदिवासियों के साथ हो रहे हैं वो तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, उसके ऊपर लॉज नहीं बनाया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यूडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जब तक जैसे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड किया ज्यूडिशरी को कि संविधान का या कानून का इंटरप्रिटेशन करते वक्त ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है उसके तहत जो है वो इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जब तक आप ज्यूडिशरी को बाइंड नहीं करेंगे, उसके साथ जब तक आप और मैकेनिज्म्स नहीं बनाएंगे कि जब वायलेशन होता है तो हर वायलेशन के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़े। जैसे आरटीआई एक्ट है, आरटीआई में अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, कमीशन को आप अपील कर सकते हो, उसके बाद हाईकोर्ट का इशू आता है। तो जब तक ऐसे आप इफेक्टिव रेमेडीज निर्माण नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट किए बगैर, तब तक भारत के आदिवासी जो है उनके अधिकार जो है वो सुनिश्चित नहीं हो सकते। मैं तो ये कहूंगा कि भारत के अंदर आज एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। क्या वो कॉन्स्पिरेसी है? सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी आदिवासियों के साथ चल रहा है कि आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाया जाए, उनका हिंदूकरण करके, वनवासीकरण करके, और उनको उनके 5वीं सूची से बाहर निकालकर वेरियस असंवैधानिक मार्गों से वायलेंस करके आज आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र देश में चल रहा है। और इस षड्यंत्र पे सबसे पहले जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में जब बाबा साहब अंबेडकर को धन्यवाद दिया था, 19 स्पीचेस में जयपाल सिंह ने यह कहा था कि देश में आदिवासी को हिंदू कहना यानी उन्हें गैर आदिवासी बनाना है। तो यह षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। इसलिए आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि यह केवल जल जमीन जंगल का इशू नहीं है। अगर जल जमीन जंगल को सुनिश्चित करना है तो संस्कृति और संविधान के मार्फत उसे सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए हमने स्लोगन ही दिया है, कैंपस मूल निवासी अधिकारगण जो विंग है एम्बस का, उसने कि जल जमीन जंगल पाएंगे
संस्कृति और संविधान से। और इसलिए आज एम्बस में शेड्यूल्ड कास्ट के बाद अगर सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर्स कैडर्स अगर हो तो वो ट्राइबल्स के, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे झारखंड है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे उड़ीसा है, सब जगह सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजर्स है एम्बस में वो ट्राइबल्स है। तो मैं ट्राइबल साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये केवल जल जमीन जंगल का इशू नहीं, ये इंडिजिनस राइट्स का इशू है। और इंडिजिनस राइट्स का अगर हमें पाना है तो भारत के संविधान में इन मानव अधिकारों को इनकॉर्पोरेट करना होगा। और इसलिए संस्कृति और संविधान की लड़ाई जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई है। इसलिए मैं मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूंगा कि कंप्लीट अंबेडकरिज्म को, अंबेडकरवाद की फिलॉसफी को एक्सेप्ट किए बगैर, और देश में दलित और डीटीएनटी जो लोग हैं, जो भटके विमुक्त और दलित कम्युनिटी के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके साथ मिलकर कंप्लीट अंबेडकरिज्म के आधार पे जब तक ये पूरा स्ट्रगल जो है वो नहीं चलाया जाता, और यह स्ट्रगल जो है वो 4 रास्ते से चलाया जाना चाहिए। एक, मैंने 4 सॉल्यूशंस बताया आदिवासी प्रॉब्लम पे। पहला, संस्कृति का समाधान। क्या संस्कृति का समाधान है? 2 चीजें हैं। एक, आदिवासियों का जो रिलीजन है, वो रिलीजन, आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं था, तो इसलिए आदिवासी को सेंसस में अपने रिलीजन को ट्राइबल रिलीजन डिक्लेयर करना चाहिए। ऑलरेडी पिछले सेंसस में 80 लाख लोगों ने, आदिवासियों ने, 10% आदिवासियों ने अपना धर्म आदिवासी लिखवाया था। ये एक महत्वपूर्ण इश्यू है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे पास डेटा आया आरटीआई का, संस्कृत। व्हाट इज सो पिक्यूलर अबाउट संस्कृत? नथिंग। 15,500 लोग भी संस्कृत नहीं बोलते। मेरे पास आरटीआई का डेटा है कल्चरल मिनिस्ट्री का। जिस भाषा को 15,500 लोग भी नहीं बोलते देश में, उसको 8 शेड्यूल में डाला है। और गोंडी, ये गोंडी को 2 करोड़ के ऊपर लोग बोलते हैं। संताली को 1 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर लोग बोलते हैं। संताली तो ऑफकोर्स 8 शेड्यूल में है, लेकिन आदिवासियों को जो लैंग्वेज, जो संस्कृत की पहले की लैंग्वेजेस है, वो संस्कृत की पहले लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में नहीं है। तो 2 चीजें कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में आना है, उसके ऊपर लैंग्वेज पॉलिसी बनाना है, धर्म जो है वो ट्राइबल रिलीजन डिक्लेयर करना है। ये पहला कल्चरल सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन और ह्यूमन राइट्स का सोल्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एंड ह्यूमन राइट सोल्यूशन? 5वीं सूची और 6वीं सूची के इंप्लीमेंटेशन पर काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि देश के तमाम जो गवर्नर्स है, या जो ट्राइबल मिनिस्ट्रीज है, या वेरियस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनको इस विषय पर अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। यह संवैधानिक सोल्यूशन है। दूसरा जो सोल्यूशन है वो संवैधानिक सोल्यूशन है। मानव अधिकारों का सोल्यूशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जितने ये आईएलओ का कन्वेंशन है 169 का, उस पर भारत सरकार को साइन कराकर, और जितने भी मानव अधिकार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। ये मानव अधिकारों का सोल्यूशन है। और चौथा सोल्यूशन जो है वो राजनीतिक सोल्यूशन है। अब देश में वो समय आ गया है कि जो ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट्स है, जो ब्राह्मणिकल पार्टीज है इस देश में, जो 50 सालों से 55 सालों से रूल करने के बाद आज देश 134वें नंबर पर चले गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आज तक आदिवासियों के, शेड्यूल्ड कास्ट के, डीटीएनटी के राइट सेफगार्ड नहीं हुए। वो ब्राह्मणिकल गवर्नमेंट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा और देश में आदिवासी गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। देश में अंबेडकराइट गवर्नमेंट्स को फॉर्म करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो अंबेडकराइट पार्टीज के माध्यम से, जो है वो अंबेडकराइट पार्टी के माध्यम से देश में जो है वो पूरा करना पड़ेगा। इस तरह के 4 सॉल्यूशंस को फिर रिपीट कर रहा हूं, सांस्कृतिक समाधान, संवैधानिक समाधान, मानव अधिकारों का समाधान और राजनीतिक समाधान, जब तक ये चारों समाधानों पर अंबेडकरिज्म के आधार पर इस देश के आदिवासी जो है दलित्स के साथ, भटके विमुक्तों के साथ मिलकर पूरा मूवमेंट नहीं चलाते, मैं ये समझता हूं कि देश में आदिवासियों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि इस देश में ब्राह्मणिकल फोर्सेस उनको गैर आदिवासी बनाने का बड़ा षड्यंत्र कर रही है। और मुझे यह डर है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद इस देश में जब सेंसस होगा तो ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है, क्योंकि हिंदू हो गए लोग, और साथ में अब 5वें शेड्यूल में भी वो नहीं रहते। इसलिए जो है, जो 2 बेसिक क्राइटेरिया इंडिजिनियस पीपल के, उससे उनको जो है वो बाहर ले जाने का षड्यंत्र ब्राह्मणिकल फोर्सेस कर रही है। इसको अगर हमें डिफीट करना है तो अंबेडकरिज्म के आधार पे मूवमेंट चलाकर ये 4 समाधानों पर काम करना होगा। तभी इस देश के आदिवासियों के अधिकार, मूल निवासियों के अधिकार सेफगार्ड हो सकते हैं और वो सपना साकार हो सकता है जो बिरसा मुंडा या बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबके लिए जो है वो देखा। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह का प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, उस तरह का प्रबुद्ध भारत, गोंडवाना लैंड अगर हमें प्राप्त करना है, आदिवासी राज्य को प्राप्त करना है,
तो इस देश को हिंदुस्तान नहीं प्रबुद्ध भारत बनाना पड़ेगा, संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत बनाना पड़ेगा। तभी जाकर एक नया भारत निर्माण होगा जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और मानवतावाद के आधार पर चलेगा। मैं समझता हूं कि आज 9 अगस्त इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स डे के लिए यह संदेश हमारे आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। और जहां तक एम्बस का सवाल है, आदिवासियों के राइट्स के लिए एम्बस ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिस्टमैटिक ढंग से आदिवासी पहचान, आदिवासी अस्मिता और आदिवासी अधिकारों के ऊपर में 2009 से जो है वो कार्य करना स्टार्ट किया और आज बड़े पैमाने पर इसके ऊपर में एम्बस ने लीड लिया है। तो मैं अपील करूंगा तमाम आदिवासी हमारे भाई और बहनों से कि कंप्लीट अम्बेडकरिज्म को एक्सेप्ट करके इस अपनी समस्या को सॉल्व करे और अपनी मुक्ति करे और नया जो है वो आदिवासी जो लैंड है और प्रबुद्ध भारत के अंदर में निर्माण करे। जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध भारत।